गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी बताओ, आपको आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। एक बार आने दो सबको, ठीक है? एक बार आने दीजिए सबको। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, देन अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, ये क्लास जो है मैंने 3-4 दिन बाद ली है और उसका रीज़न कुछ पेड कोर्सेज़ के अंदर कुछ अपडेट्स करने थे, मुझे बहुत सारा काम चल रहा था मेरा, वो सब चीज़ें। बट हाँ, ये क्लास जो है हमारी रेगुलर इसी टाइम पे चलेगी और जैसे चलती आ रही है और इसको ऐसे ही कंटिन्यू हम करेंगे। ऑलरेडी जो है इसके 4 सेट हो चुके हैं, 5वां सेट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा यूपी पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए है। आई होप आप लोगों ने जो पहले 4 सेट हैं वो देख लिए होंगे, ठीक है? यस, जी, वेरी गुड, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, ठीक है? चलिए, बढ़िया। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, ठीक है? वॉइस इज क्लियर ना? यस, वॉइस इज क्लियर और नॉट? चलिए, बढ़िया। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, ठीक है? वॉइस इज क्लियर ना? यस, वॉइस इज क्लियर और नॉट? चलिए, बढ़िया। चलिए जी, करते हैं स्टार्ट इस सेशन को और बढ़ते हैं आज इस सेट नंबर 5 के अंतर्गत। यस, ऑल क्लियर। चलिए, सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सेट नंबर 5 और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे इस सेशन में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पे आपको फॉलो कर सकते हैं और जो भी अपडेट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई एग्जाम है, पेपर है, डाउट्स है, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। जिस तरीके से आज हम डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर आप ऐसे ही चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, यूपी पीसीएस के स्पेशल क्वेश्चन करना चाहते हैं, यूपी जीके पढ़ना चाहते हैं आप मेरे से, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, 10,000 एमसीक्यू कोर्स। इसके अंतर्गत चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाले हुए हैं, यूपी जीके का पार्ट है यहाँ पे। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार जीके पढ़ना चाहते हैं, वो भी है, एमपी जीके भी है, और बहुत सारे जो स्टेट के स्पेसिफिक जो आपके डिफरेंट स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन जो हैं वो भी यहाँ पे गिवन है। मॉक टेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। मॉक टेस्ट भी मैंने 20 मॉक टेस्ट 20 का वीडियो सोल्यूशन अपलोड कर दिया है, उसको जरूर देखना, ठीक है? और अब बताना कि कितने आपके मार्क्स आते हैं, और इस कोर्स के अंतर्गत आप कोड लगा सकते हैं VIP 50, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। जीएस कोर्स की बात करूं तो ये हमारा एक थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी हैं यहाँ पे। इन कोर्सेज को आप कहां से ले सकते हैं? स्टडी IQ ऐप पे, जहां हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे ही आप इसकी ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आना है यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। जैसे आप व्यू ऑल के बटन को दबाएंगे तो जीएस कोर्स और 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जो भी कोर्स अच्छा लगे परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। क्लियर? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यस, जेके पीसीएस के भी मैं क्वेश्चन इसके अंतर्गत ऐड करूंगा, तो वेट एंड वॉच। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Who presents the government of India while presenting the budget to the parliament? जब बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट के अंतर्गत, तब कौन जो है आपका यहाँ पे आता है? यस,
पहली बात तो मैं अगर आपको बात करूं कि द बजट वर्ड इज नॉट रिटन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बजट वर्ड नहीं लिखा गया। जो बजट है इसकी जगह के ऊपर हमारे आर्टिकल 112 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड लिखा गया है। इस स्टेटमेंट के अंतर्गत हम वो चीजें देखते हैं कि कहां से हमारा जो रेवेन्यू है वो आएगा, वेज एंड मीन्स कहां से आएगा और मतलब कौन से रस्तों से आएगा, कौन से तरीकों से आएगा आपका पैसा, और एक्सपेंडिचर के बारे में पता होता है, रेवेन्यू कहां से आएगा उसके बारे में यहां पे हमारी चीजों का वर्णन किया जाता है। जो भी आपके रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, चाहे टैक्स के हो, नॉन टैक्स के हो, चाहे एफडीआई हो, एफआईआई हो, वो सब कुछ जो है हमारे कहां पे लिखा होता है, बजट के अंतर्गत लिखा होता है। यहां पे क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। और जो भी आपकी कंट्री जो है वो सरप्लस में जा रही है, डेफिसिट में जा रही है, सब चीजों का वर्णन हमें यहां पे देखने को मिलता है। आर्टिकल 112 के अंतर्गत ये चीज देखने को मिलेगी। और ये कौन पेश करता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं हमारी पार्लियामेंट के अंतर्गत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगेन मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा, तीन चीज बताना चाहूंगा यहां पे। जब भी बजट पेश किया जाता है तो हमेशा जो ऑपोजिशन सरकार होती है, जब भी पॉलिसीज के लिए हमेशा वो उसको गिराने के लिए होती है कि हाँ बजट पास ना हो, और उसके लिए ऑपोजिशन सरकार हमेशा क्या चलाती है, कट मोशन। ये कट मोशन एक्चुअली उसकी जो उनकी पॉलिसीज होती हैं उसमें से कट करने की बात होती है। और ये पॉलिसी जो कट मोशन होते हैं तीन टाइप के होते हैं। वन इज द डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, क्लियर, मतलब पॉलिसी कट। अगर आपने किसी पॉलिसी से 1 रुपया भी माइनस कर दिया तो डेट मीन्स आपका डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट पास हो जाता है। टोकन कट होता है, अगर आपने किसी भी मतलब एक्सपेंडिचर से 100 रुपीज भी माइनस करवा दिए, डेट इज कॉल्ड टोकन कट। एक होता है इकोनॉमिक कट, उसमें क्या होता है, उसमें अमाउंट मेंशन नहीं है कि हाँ एक कोई स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए, एक कुछ अच्छी अमाउंट होनी चाहिए, अगर आपने उसमें माइनस करवा दी तो डेट इज कॉल्ड आपका इकोनॉमिक कट। सो ये चीजें होती हैं आपकी, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बजट तो पेश करता ही करता है, साथ के साथ अगर हम याद करें फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति जिसे हम कहते हैं वो बनाते हैं। ये फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, जिसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर जब फिस्कल पॉलिसी पेश करते हैं उसमें बताता है कि टैक्स जो आपका टैक्स जो है वो कहां से आएगा, कहां पे हम खर्च करेंगे, किस तरीके से टैक्स को बचाया जा सकता है, किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। ये सब चीजें बातें आती हैं फिस्कल पॉलिसी में, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दैट मींस फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। तो ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, फिस्कल पॉलिसी। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि आपके चेयरमैन होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं ये, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन होते हैं, नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं, एंड ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ इंडिया, मतलब चीफ स्पोक्समैन है, यानी कि जो अगर देश की पॉलिसीज के लिए बोलना है तो हमारे देश को रिप्रेजेंट कौन करेगा, हमेशा प्राइम मिनिस्टर करेंगे। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं ये हो गया, हाँ ये सब चीज पॉइंट आपके ये क्लियर है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। स्पीकर की बात करते हैं, स्पीकर हमेशा लोकसभा के अंतर्गत बैठते हैं, और स्पीकर हमेशा क्या करते हैं, लोकसभा का जो डेकोरम होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं। एक बिल को मनी बिल जब भी कहना होगा उसके ऊपर किसके साइन होंगे, स्पीकर के साइन। मनी बिल आर्टिकल 110 में लिखी गई है, जिसमें लिखा जाता है कि कोई टैक्स घटाया बढ़ाया जो भी नया लेके आ रहे हैं वो उसके बारे में, गवर्नमेंट कहां पे जो है गवर्नमेंट की सैलरीज, जो भी लोगों की सैलरीज के बारे में वो लिखा होगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकालना है, भारत की संचित निधि से कोई पैसा निकालना है, जुडिशरी के ऊपर पैसा खर्च करना है, कोई लोन्स हमने चुकाने हैं, कोई इंटरेस्ट हमने देना है, सब चीजें जो हैं आपके किस में लिखी होती हैं, मनी बिल में लिखी होती हैं। मनी बिल को पास करने के लिए 14 दिन का समय होता है, और इसमें राज्यसभा की कोई पावर नहीं होती, सारी पावर्स किसकी होती हैं, लोकसभा की पावर होती हैं। राज्यसभा को यह बिल दिखाया जरूर जाता है, और राज्यसभा अगर इसमें कोई बदलाव करे तो लोकसभा की मर्जी होती है इस चीज को माने या ना माने। तो दैट मीन्स ऑल पावर्स लाइज इन द हैंड ऑफ लोकसभा, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कौन करता है, दैट इज ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, सारे सदन
मतलब सारे लोग इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर जो भी आपके लोकसभा और राज्यसभा के होंगे वो राष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट को चुनेंगे। याद रखना आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी ये है निर्मला सीतारमन जी जो बजट पेश कर रही हैं। यस चलिए जी अगला आंसर बताइए। ह्यूमन ब्लड इज रेड इन कलर। ह्यूमन ब्लड इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, जो ब्लड है वो हमारा लाल रंग का होता है, ऐसा रीजन क्या है? चलिए जी अगला आंसर बताइए। जस्ट मैंने ब्लड इज रेड इन कलर, ह्यूमन ब्लड इज रेड इन कलर, ये ऐसा क्यों होता है? यस मैं एक्चुअली अपनी आवाज सुनना चाहता था, बहुत ही मधुर आवाज है मेरी, इसलिए मैं खुद की आवाज भी कभी कभी सुन लेता हूं, ठीक है। ह्यूमन ब्लड जो है आपका रेड कलर का होता है, वो रीजन क्या है? पहली बात तो ब्लड जो है दैट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक है, इसकी पीएच वैल्यू इज 7.4। ब्लड 100% है, उसमें 55% क्या होता है? प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, एंड 45% क्या होते हैं? सेल होते हैं, जिसमें आपका आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ये प्लाज्मा अपने आप में 100% है, प्लाज्मा का 90% क्या होता है? वाटर, और ये क्या करता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है, कोई भी चीज आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, एनीथिंग, आपका एक्सक्रीटरी पार्ट जो भी चीजें होंगी, ठीक है, तो वो सब चीजें बॉडी पार्ट से निकालना का काम जो होता है, तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। क्लियर? अगर आपको याद होगा किडनी के अंतर्गत जो होती है वो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? फिल्टर होता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्राण स्पंदन कहा जाता है, जब ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है आपका किडनी में। और सेल्स में कौन है? आरबीसीज। आरबीसीज का काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, डब्ल्यूबीसीज का काम इंफेक्शन के अगेंस्ट लड़ना, प्लेटलेट्स का काम जो ब्लड क्लॉटिंग करवाना, यानी कि रक्त का थक्का जमाना, इनका काम होता है मेनली। सो नाउ द पार्ट इज रेड ब्लड क्यों होता है हमारा? रीजन इज हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में, जिसके कारण जो है आपका कलर ब्लड का क्या आता है? रेड आता है। यस आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन दो पार्ट है, दैट इज हीम एंड ग्लोबिन। क्लियर? हीम जो होता है ये होता है आयरन पार्ट, क्लियर, और आयरन भी कौन सा? फेरिक पार्ट होता है, और ये जब लोहे के ऊपर जंग लगती है तो कलर क्या हो जाता है? ब्राउनिश होता है, रेडिश ब्राउनिश कलर हो जाता है। दैट्स वाई ब्लड का कलर भी क्या है? रेड है, आयरन के कारण देखने को हमें मिलता है हीमोग्लोबिन का कलर रेड। क्लियर? ग्लोबिन पार्ट जो है ये क्या है? आपका प्रोटीन, और यहां पे क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं ट्रांसपोर्ट करवाता है ये। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी गैस है जो ब्लड के साथ सबसे ज्यादा कंबाइन कर सकती है और ट्रांसपोर्ट होती है आपकी बॉडी में, तो दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है कि एक रूम है, उसमें अंगीठी लगा के, जैसे गांव वगैरह के लोग में गांव वगैरह देखने को मिलती हैं, तो क्या करते हैं कि एक रूम बंद करते हैं, मतलब करते थे पहले, ऐसा होता था, ठीक है, जब अभी भी करते हैं तो देखते हैं कैसे, मैं आपको बताता हूं उनका रीजन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैंने भी गांव देखा हुआ है। तो उसमें क्या है कि अंगीठी चला लेते हैं रूम में चला लेते हैं कि रूम गर्म हो जाए सर्दियों में, तो उसके साथ क्या करते हैं ना, एक खिड़की जो होती है बड़ी सारी वो खोल देते हैं। इससे क्या है, जो कोयला जल रहा है उससे क्या हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रही है, जो पूरे रूम में क्या करेगी? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा कर देगी, ऑक्सीजन कम कर देगी, और जब वो ब्लड के साथ कंबाइन करेगी तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा, जिससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो दैट्स वाई जो है वो खिड़की खोलने का रीजन क्या है कि जो गैस है वो आपकी एक्सचेंज होती रहेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड रूम में इकट्ठी ना होके वो बाहर निकलती रहेगी और ऑक्सीजन आती रहेगी। ये एक फंडा होता था पहले, अब तो लोग करते नहीं है इस चीज को, बट अगर कहीं पे भी होता है उसका रीजन ये होता है आपका, ये मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से बचने के लिए। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आंसर नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आरबीसीज की अगर मैं बात करता हूं तो आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसीज बनता कहां पे है? आरबीसीज बनते हैं कहां पे? दैट इज इन द बोन मैरो। क्लियर? बच्चे के अंतर्गत आरबीसीज बनते हैं लीवर में, और खत्म कहां पे होते हैं ये? स्प्लीन में, प्लीहा में। क्लियर? स्प्लीन को हम ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। आरबीसीज का लाइफ स्पैन 120 दिन होता है, आरबीसीज 120 दिन द्वारा बनते रहते हैं, इसीलिए जो कहते हैं ना कि जब ब्लड डोनेट करते हैं आप लोग, तो मेनली आपका आरबीसीज का काम होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंतर्गत तो 120 महीने मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.5 महीने, तो मतलब जब ब्लड डोनेशन होती है तो आप 120 दिन के बाद आप ब्लड डोनेट दोबारा से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज दोबारा बन जाते हैं। ये फंडा होता है सारा, ठीक है, 3 से 4 महीने का वाला जो प्रोसेस होता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका?
120 दिन मतलब 120 दिन मतलब 4 महीने ही हो गए, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। सो ये है जी आपका रंग, जो ब्लड का रंग या ये होता है रेड, रेड होता है इसके का रंग। चलिए जी अगला आंसर बताइए। यस, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, एक बच्चे ने क्वेश्चन बीच में बोला, उसने बोला है, वो बच्चा बोल रहा है कि स्प्लीन जो होता है सुसाइडल बैग ऑफ आरबीसीज होता है। ऐसा ध्यान से समझना, जो ग्रेवयार्ड होते हैं आरबीसीज, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज किसे कहते हैं? स्प्लीन को भी कहते हैं और लीवर को भी कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अगर ऑप्शन में स्प्लीन आ जाए, लीवर आ जाए, किडनी आ जाए, कोई और एक्स्ट्रा ऑर्गन कोई भी हो जाए, लंग्स आ जाए, तो उसके इसमें आपको टिक करना क्या है? स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन में मैक्सिमम होते हैं। अगर आ जाए स्प्लीन, लीवर, बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज, तो आपको बोथ ए एंड बी के ऊपर टिक करना है, क्योंकि दोनों ऑर्गन काम करते हैं आपके डेट इज द ग्रेवयार्ड में। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। कुमाऊं हिमालयस की बात चल रही है यहाँ पे। सो कुमाऊं हिमालयस जो हैं आपके कहां से कहां तक के बीच में होते हैं? हिमालयस की बात करें तो ये आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है हिमालयस की। हिमालयस 4 हिस्सों में डिवाइड है, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम में। सो यहाँ पे कुमाऊं हिमालयस के ऊपर क्वेश्चन है। सो दैट इज इन द रिवर सतलुज एंड द रिवर काली। काली रिवर और सतलुज रिवर के बीच में जो है वो है आपके कुमाऊं हिमालयस। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में है नेपाल हिमालयस। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है आपके असम हिमालयस। एंड पंजाब हिमालयस बिटवीन द इंडस एंड द सतलज रिवर, यहां पे पड़ जाते हैं आपके पंजाब हिमालयस। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द हिमालयस, जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है। और यहां पे कुमाऊं हिमालयस पूछा है तो सतलज और काली रिवर के बीच में है, तो यहां पे ऑप्शन कहां बनेगा? तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सतलज और काली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब बात करते हैं यहां पे हिमालयस की। हिमालयस का जो ओरिजिन है वो कहां से देखने को मिलेगा? टेथेस सी से आपको देखने को मिलेगा। हिमालयस जो है दे आर द यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन, और सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। और फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या होता है? फोल्ड का मतलब इस तरीके से जकड़ के फोल्ड बना दिया। सो वो क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट इस तरीके से देखने को मिलेगी, जिसके कारण जो हिलती रहती है और लंबाई जो हाइट है वो बढ़ती चली जाती है। हिमालयस की हाइट अभी लास्ट ईयर, शायद लास्ट ईयर की बात है जो भी है, जब 6 महीने की बात है, आई डोंट नो, 0.86 मीटर जो है आपकी हाइट बढ़ी थी, क्योंकि हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट बढ़ी थी 0.86 मीटर। सो दैट इज 8848.86 मीटर, जो माउंट एवरेस्ट की सबसे मतलब हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी है। और रीजन प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, जिसके कारण हाइट बढ़ेगी। दैट्स व्हाई हिमालयस आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन। क्लियर। एक चीज आपको बताता हूं, इंडिया में भी आपकी माउंटेन्स हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन, जो पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन वो भी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण बनी है, एंड दैट इज द अरावलीज। अरावलीज आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अगर मैं बात करता हूं ये गुजरात से, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली का जो जेएनयू का कैंपस है, तो वहां तक आपकी प्रॉपर अरावलीज दिखने को मिलती हैं। अरावलीज वहां से चलती हैं और गुजरात तक चली जाती हैं। ये इतनी बड़ी अरावलीज हैं। अरावलीज जो हैं बिल्कुल, जब हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आती है, जैसे अब चल रही है, मानसून चल पड़ा है, तो साउथ वेस्ट मानसून आती है तो हमेशा आपके कहां से टकरा के चलती है? यहां पे, दैट इज द यहां पे वेस्टर्न घाट में पर्वतों से टकराती है, टिक हुआ, और बारिश, सारा पानी उसने क्या कर दिया? वहां पे फेंक देती है, और सारी बारिश यहां पे हो जाएगी, और दैट रेनफॉल इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल। समझ आया? जैसे ही ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी तो ये ऊपर उठेगी, गर्म हो जाएगी ना, पानी छोड़ दिया, हवा गर्म, तो ये ऊपर उठेगी, तो उसमें फिर भी कुछ ना कुछ नमी होती है, पानी होता है, लेकिन अरावली से टकराती नहीं है। क्योंकि अरावली से टकराती इसीलिए नहीं है क्योंकि बिल्कुल पैरेलल होकर निकल जाती है। अरावलीज की हाइट छोटी है, अगर हल्की सी भी टकरा जाएगी तो थोड़ी जो भी है बूंद बांद जो भी है पानी गिर जाएगा। तभी राजस्थान के अंतर्गत जो है डेजर्ट है आपका देखने को मिलता है, क्योंकि अरावलीज की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है गुरु शिखर, वो हमें कहां पे देखने को मिलती है? दैट इज इन द आपका राजस्थान में। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स, रिवर्स, ये सॉरी नेपाल हिमालयस, ये हिमालयस, वो हिमालयस, फोल्ड माउंटेन, ओल्ड, यंग, ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, तब आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इनमें से आ गया तो निकल जाएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। सो ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए जी। एक बच्चा कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। अरे मैं तो पढ़ाता ही हूँ भाई, हैं, पढ़ने वाले बनो ना तुम लोग, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इन द ईयर डैश। कौन से ईयर में जो है ये बोर्ड सेटअप किया गया था? देखिए पहली बात तो एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जहां पे जंगल थे उसी जगह के ऊपर हमने दोबारा से जंगलों को ठीक किया और पेड़ पौधे वगैरह जो भी हमने वहां पे उगा दिए। एंड इको डेवलपमेंट मतलब इकोसिस्टम को डेवलप करना है, उसके लिए बोर्ड सेटअप किया गया है एंड दैट इज सेटअप इन द ईयर 1992। 1992 के अंतर्गत जो है ये सेटअप किया गया था। यस बिल्कुल सही। और इसके अंतर्गत हम बात क्या करते थे? ट्री प्लांटेशन, फॉरेस्ट डेवलपमेंट, क्लियर, और जो भी आपके कह सकते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए जो भी चीजें होंगी जो हमारे नेचर के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको डेवलप करना, ये इसका काम होता है। 1992 में सेटअप किया गया था। 1992 से मेरे दिमाग में एक चीज और आती है इकोलॉजी के साथ, दैट इज प्रोजेक्ट एलिफेंट। आपसे पता होना चाहिए आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चला था? 1992। सेम विद द 1973। आपको कहोगे सर प्रोजेक्ट टाइगर भी बताओ। प्रोजेक्ट टाइगर चला था आपका 1973 में। 1973 में केशव नंदा भारती केस भी आया था वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, तो वो भी जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई थी 1973 में देखने को आपको मिला था। 1995 देख के मेरे दिमाग में अगेन एक क्वेश्चन आता है क्या? 15 अगस्त 1995 दैट इज मिड डे मील स्कीम लॉन्च करी गई थी और पहली स्टेट जिसमें लॉन्च करी गई थी दैट वाज तमिलनाडु। 1987 समझ के मेरे दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आ गया, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल जो है एक शहर है आपका कनाडा के अंतर्गत, जहां पे ICAO के हेडक्वार्टर हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं। अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज के लिए था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी, जिसके कारण यह किया गया था। 1986 में अंटार्कटिका में होल देखने को मिला था, ओजोन होल, जिसमें आपके ओजोन को प्रोटेक्ट करने की बात यहां पे करी गई थी। अब अंटार्कटिका से मेरे दिमाग में फिर क्वेश्चन आ गया, हमारे रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में कौन कौन से हैं? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, और ऐसे ही आर्कटिक ओशन में है एंड दैट इज द हिमाद्री। और हमारा नेशनल सेंटर कहां पे है फॉर द पोलर ओशन रिसर्च? दैट इज इन द गोवा। गोवा के अंतर्गत सलीम अली बर्ड सेंचुरी देखने को हमें मिलती है, क्लियर। और सलीम अली इज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। रंगनतीतु कर्नाटक में देखने को मिलती है। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर, याद रखना। 1998 में मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च करी गई थी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। चलिए जी, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1992। ये चीजें आपके पास भी आनी चाहिए, जो मैं बात कर रहा हूं ना, जो डेट देख के पॉइंट देख के 10 पॉइंट निकालने, ये आप में भी आनी चाहिए। यस यस यस, बिल्कुल सही। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है ये लॉन्च कब करी गई थी और किसके लिए लॉन्च करी गई थी? ये हमने लॉन्च करी थी एक भारत श्रेष्ठ भारत वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे करी गई थी। एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी थी उनकी, ठीक है। 2015 में लॉन्च करी गई थी। द कैंपेन वॉज, ये अनाउंस किया गया था कि हाँ हम करेंगे, ऐसा इनिशिएटिव करेंगे, और ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रॉपर इंडिया को यूनाइट करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और ये कैरिड फ्रॉम द 10 to 28 Feb 2020, बिल्कुल सही है ये। और इसमें हम प्रमोट करेंगे नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू द वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज, ये भी सही है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 140वीं बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर इन्होंने सोचा था कि हाँ हम करेंगे, और करी कब थी? 2020 में करी थी। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट वन। यस, आंसर नंबर सी जी, आंसर नंबर सी इज द राइट वन। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। द ओनली इंडस्ट्री इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन कैपिटलिस्ट ड्यूरिंग द 19th century वॉज। इंडियन कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये बात होनी चाहिए आपके दिमाग में, पूंजीवादी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल होता है, पब्लिक सेक्टर का यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का कोई रोल नहीं है। लेजेस फेयर का फिनोमिना यहां पे चलता है, दैट मीन्स नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर। और यहां पे सॉवरेनिटी होती है कंज्यूमर की, देयर इज ए सॉवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर सॉवरन है, यहां पे आजाद है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। अब बात यह है कि इंडियन कैपिटलिस्ट की 19th century के अंतर्गत आपकी जो मेन कंपनी थी दैट वाज कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन मेन उगाया जाता था यहां पे। और इंडिया में अभी कॉटन कहां पे है? गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और कॉटन से अगर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है बीटी कॉटन,
बीटी कॉटन क्या है आपका? पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन, एंड दिस इज बीटी इज बैसिलस थुरिंजियसिस। बैसिलस थुरिंजियसिस ये बैक्टीरिया का नाम है, क्लियर। और कॉटन से दिमाग में आया आपका सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन से दिमाग में आया। कौन सी सॉइल में आपकी कॉटन उगाई जाती है? दैट इज द ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी में, क्लियर, जिसे हम और क्या कहते हैं? रेगूर सॉइल के नाम से जाना जाता है। वाटर रिटेंशन बहुत होती है, जैसे रिटेंशन हो जाएगी उसमें क्रैक्स पड़ने लग जाएंगे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर, कॉटन टेक्सटाइल इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आपसे पेपर में पूछा, देखिए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वर्ड का मतलब बताना चाहिए। इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है कम। एक्सटेंसिव का मतलब होता है कम और इंटेंसिव का मतलब होता है ज्यादा, मैक्सिमम, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया क्या है, इंटेंसिव क्या है, किस चीज में इंटेंसिव है, मतलब इंडिया के पास ज्यादा क्या है? इंडिया इज ए लेबर इंटेंसिव और इंडिया इज ए कैपिटल एक्सटेंसिव। कैपिटल एक्सटेंसिव का मतलब हमारे पास पूंजीवादी लोग कम है, कहने का मतलब हमारे पास मशीनरी वर्क जो है वो बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है। इंडिया इज ए लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल एक्सटेंसिव, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया इज ए कैपिटल एक्सटेंसिव, व्हाट डज इट मीन, तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस वर्ड का मतलब क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा कि इंडिया के पास मशीनरी कम है, मशीनें कम है जो आपका काम करती हैं इंडिया में। तो ये याद रखना, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कॉटन टेक्सटाइल। चलिए जी अगला आंसर बताइए। जो सैफरन होता है, केसर, ये हम कहां से पैदा करते हैं? यस बताइए। केसर जो होता है वो कहां से पैदा करते हैं? यस शाबाश। केसर कहां से पैदा किया जाता है? केसर की मैं बात करता हूं तो इंडिया में कश्मीर में देखने को मिलता है, और कश्मीर में इसका जीआई टैग है, और कश्मीर में यह हाईलैंड्स के ऊपर उगाया जाता है, जो उच्च भूमि होती है हाईलैंड्स के ऊपर, और उसको हम क्या कहते हैं? करेवाज, क्लियर। और वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो ईरान में सबसे ज्यादा होता है आपका सैफरन, और ये पैदा कहां से होता है? स्टिग्मा एंड स्टाइल ऑफ द प्लांट, जो कि आपका फीमेल प्लांट होता है, सिग्मा स्टाइल पिस्टल। अगर मैं बात करूं सिग्मा स्टाइल जो है पोलन ट्यूब, ये पिस्टल का पार्ट होते हैं और ये फीमेल पार्ट होता है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी, सिग्मा एंड स्टाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी अगला आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज EEG is used to measure the functioning of. What is the meaning of EEG? This is the electroencephalogram. इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम होता है EEG। तो इंसेफलो का मतलब क्या हो गया? ब्रेन। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। जो ब्रेन होता है आपका, ब्रेन के अराउंड आपकी लेयरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजिस। क्या कहते हैं? मेनिंजिस कहते हैं। और ये एक बॉक्स में प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियम। ये दोनों क्या करते हैं? बाहरी चोटों से हमें बचाते हैं, ये याद रखना। ब्रेन से जो नर्व्स स्टार्ट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स के नाम से जानते हैं। और हमारे मतलब पूरी की पूरी बॉडी में क्रेनियल नर्व्स कितनी हैं? 12 पेयर्स, क्लियर। ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड से नर्व स्टार्ट होती हैं, तो स्पाइनल नर्व्स कितनी हैं हमारी? 31 पेयर्स, ये याद रखना। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। ब्रेन का सबसे जो आपका सेल है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो है न्यूरॉन, जिसे हम क्या कहते हैं? नर्व सेल के नाम से जानते हैं। और ये हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, सबसे बड़ा सेल होता है, और इसकी जो रीजनरेशन पावर होती है वो मिनिमम होती है। मिनिमम रीजनरेशन पावर मतलब क्या हो गया? दोबारा से बनने की शक्ति जो है इसमें कम देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। हार्ट की बात करूं तो हार्ट की फंक्शनिंग के लिए ईसीजी करते हैं। ईसीजी इज इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्लियर, ये याद रखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रेन इज द राइट वन, ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अगर कोई डिस्प्यूट बढ़ जाता है दोनों हाउसेस के अंतर्गत किसी ऑर्डिनरी बिल के लिए, तो इस चीज को कौन सॉल्व करता है? तो इस चीज के लिए क्या चीजें आती हैं? अब बात यहां पे ये होती है, ऑर्डिनरी बिल इज नॉर्मल बिल। बिल क्या होता है? एक प्रपोजल होता है, डिस्कशन चलती है उसके ऊपर, और एक बिल की डिस्कशन सपोज लोकसभा से स्टार्ट हुई, राज्यसभा पहुंची, राज्यसभा से लोकसभा, ऐसे चलता रहता है। ये कितनी देर तक चलता रहेगा? मैक्सिमम 6 महीने तक चलता रहेगा। 6 महीने के बाद ये बिल क्या हो गया? डेडलॉक हो गया, यानी कि इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ।
अगर डेडलॉक बिल के ऊपर राष्ट्रपति को लगे कि ये बिल आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, समन करता है, दोनों को बुलाता है। दोनों बुलाने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा को बुलाता है। सिर्फ समन करने का काम इसका होता है राष्ट्रपति का, यानी कि बुलाने का काम होता है राष्ट्रपति का। लेकिन इसको चेयरपर्सन कौन करते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्लियर हो गया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो उसमें क्या होती है, ज्वाइंट सीटिंग देखने को आपको मिलती है, जिसको चेयर कौन करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर स्पीकर ऑफ द लोकसभा की बात आ रही है यहां पे, अगर वो एब्सेंट हो तो उसकी जगह के ऊपर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरपर्सन बैठते हैं, ये याद रखना। और ये आर्टिकल 108 में लिखा गया है। क्लियर। अगर आपके क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चलो ज्वाइंट सीटिंग में पहुंच गए, लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गई, तो यहां पे किस मेजोरिटी से बिल पास किया जाएगा, तो यहां पे जो बिल पास किया जाएगा सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, साधारण बहुमत से बिल पास किया जाएगा ज्वाइंट सीटिंग के अंतर्गत। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए जी अगला आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑडिबल रेंज जो है हमारी एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग की, वो क्या है, सो वो है 20 से 20,000 हर्ट्ज। दिस इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। अगर इससे कम होती है तो वो होती है इंफ्रासोनिक, अगर इससे ऊपर होती है तो दैट इज कॉल्ड आपका अल्ट्रासोनिक। क्लियर। साउंड की बात करता हूं तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव एंड दिस इज मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो आपकी साउंड होती है दैट इज मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर हो गया आप लोगों को। और साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में ट्रेवल करेगी सबसे ज्यादा। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। चलिए जी अगला आंसर बताइए। अगला आंसर बताओ, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। फ्यूज वायर जो होती है वो किस चीज की बनी होती है, और प्योर फ्यूज वायर बताइए किस चीज की बनी होती है, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा। ये सारे पॉइंट आप बताने हैं आप लोगों ने जो मैं बोल रहा हूं। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि फ्यूज वायर बनी किसकी होती है। सो दिस इज द लेड एंड टिन की बनी होती है, पहली बात तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। और प्योर फ्यूज वायर जो होती है वो किसकी बनी होती है, टिन की बनी होती है अकेली। फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो होगा लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक आपका कम होना चाहिए। और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या चाहिए, उसका हाई। तो दैट मीन्स करंट जो है वो धीरे होना चाहिए, मतलब करंट जितना मर्जी आ जाए ये रोक के रखेगा, और जैसे ज्यादा करंट आएगी ये पिघल जाएगी, जिससे हमें पता लग जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को जी। तो आंसर नंबर सी इज द राइट वन, आंसर नंबर सी। अगला बताइए। एज ऑफ द अर्थ कितनी है, यहां पे एज ऑफ द अर्थ अप्रोक्सीमेटली बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है और पूछा जाता है। सो दैट इज 4 to 5 बिलियन ईयर्स, आंसर नंबर सी, 4 to 5 बिलियन ईयर्स। और अर्थ को हम और क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। और अर्थ का ट्विन कौन सा है, दैट इज वीनस। वीनस को हम और क्या कहते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और अर्थ पूरे सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है आपका, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। ब्लू रंग क्यों आता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट के कारण। आकाश का रंग नीला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पानी का रंग नीला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए जी अगला आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी कहां पे लोकेटेड है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, कहां पे सिचुएटेड है, सो दिस इज इन द बिहार, दिस इज इन द बिहार। उदयपुर को सोच के राजस्थान टिक मत कर देना, जो बच्चे आप कर रहे हैं, ठीक है। उदयपुर, यस, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार में है। आप, मुझे पता था आप टिक क्या करोगे, क्या टिक करोगे, राजस्थान, उदयपुर का नाम सुन के, सिटी ऑफ लेक्स का नाम सुन के, बट एग्जैक्ट आंसर इज बिहार। क्लियर हो गया आप लोगों को, बी इज द करेक्ट आंसर, यस।
और बिहार में और क्या है, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। राजस्थान में दराहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डेजर्ट नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है। केवलादेव गाना बर्ड सेंचुरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है राजस्थान में। गुजरात में आपको देखने को मिलता है एशियाटिक लाइन्स के लिए बड़ा फेमस है नेशनल पार्क, दैट इज गिर नेशनल पार्क। क्लियर, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। यस, बिल्कुल सही जी। जम्बूगोड़ा भी देखने को मिलती है यहाँ पे, जम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज इन द गुजरात। क्लियर। मध्य प्रदेश में बताओ, यस, ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज इन द मध्य प्रदेश। आंसर नंबर बी। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज्यादा एरिया कहां पे है, दैट इज मध्य प्रदेश। परसेंटेज वाइज जो है दैट इज इन द मिजोरम। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। भारत रत्न अवार्ड इनमें से किस पर्सन को नहीं मिला अभी तक? भारत रत्न जो है आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये आपका, ठीक है, और ये हमें मिला था, बनाया गया था 1954 में। 3 लोगों को मिला था उस टाइम पे, सी राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और सीवी रमन जी। इन 3 लोगों को मिला था उस टाइम पे पहली बार 1954 में। और इन ऑप्शन में किसको नहीं मिला, तो दीनदयाल उपाध्याय जी को नहीं मिला अभी तक। बाकी 3 लोगों को मिला हुआ है, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को भारत रत्न मिला हुआ है। इसमें मिला नहीं किसको, दीनदयाल उपाध्याय जी को नहीं मिला। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए जी, अगला आंसर बताओ। जो हमने चक्रा 3 अटैक सबमरीन बनाई है और इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया है कौन सी कंट्री से? सबमरीन के लिए हमने जो अटैक के लिए बात करी है तो वो हमने रशिया के साथ करी है। आंसर नंबर डी। रशिया के साथ हमारी ब्रह्मोस मिसाइल भी है। ब्रह्मपुत्रा और मोसोकोवा रिवर के नाम पे ब्रह्मोस मिसाइल देखने को मिलती है। आंसर नंबर क्या बनेगा, डी। और ये इंडियन नेवी को ये चक्रा 3 जो मिल जाएगी वो कब तक मिल जाएगी, 2025 तक मिल जाएगी, 2025 तक। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन बताइए। एसिड रेन कहां से आती है? ये आ गई बैड ओजोन। आपको याद होगा बैड ओजोन कहां पे होती है, ट्रोपोस्फियर में, वहां से आती है। क्योंकि ट्रोपोस्फियर एक ऐसी लेयर है जहां पे आपको वेदर फिनोमिनास, मौसम की जानकारी की बातें, ठीक है, यहां पे क्लाउड फॉर्मेशन की बातें, क्लियर, वेदर हो गया, क्लाउड हो गया, रेनफॉल का कॉन्सेप्ट, यहां पे ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। और ये ट्रोपोस्फियर का पार्ट है, बैड ओजोन का पार्ट देखने को हमें मिलता है। और एसिड रेन आती है सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंपोनेंट से, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कंपोनेंट से आती है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। क्लियर हो गया आप लोगों को? आंसर नंबर बी इज द राइट वन, आंसर नंबर बी जी, आंसर नंबर बी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो अपना पद कितने टाइम तक संभाल के रखते हैं? देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, आर्टिकल 324 में लिखा गया है, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति को ही रेजिग्नेशन देते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, 6 साल तक इनका कार्यकाल होता है, या फिर 65 एज रिटायरमेंट एज, दोनों में से जो जल्दी हो जाए। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। ये 324 में लिखा गया है। 326 में लिखा गया है आपका राइट टू वोट, वोट देने का हक लिखा गया है। राइट टू वोट इज आपका कौन सा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 द्वारा हमारी वोटिंग एज 21 साल से 18 साल करी गई थी, जो कि इंप्लीमेंट हुआ था 89 में, राजीव गांधी जी की सरकार में इंप्लीमेंट किया गया था। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। 326 को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के नाम से जाना जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन करवाते हैं, सारे इलेक्शन करवाते हैं, सिर्फ पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन छोड़ के। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। बाकी सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली का, काउंसिल का, सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाते हैं। आंसर नंबर सी इज द राइट वन। यस यस, 25 जनवरी इज द वोटर्स डे। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। प्लूटो को हमने निकाल दिया था अपने स्टेटस से, प्लैनेट से, तो कब निकाला था, जस्ट ईयर याद करें, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 2006 में निकाल दिया था। चलिए जी, अगला आंसर बताइए।
बैटल ऑफ शकरखेड़ा जो फाउट लड़ी गई थी वो कहां पे लड़ी गई थी और किसके बीच में लड़ी गई थी? यस, यस। सो ये जो है पावर स्टैब्लिश करने के लिए, जो हैदराबाद में पावर स्टैब्लिश करेगा उसके लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। सो दैट इज इन द 11 अक्टूबर 1724 में लड़ी गई थी। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। और ये किसके बीच में लड़ाई लड़ी गई थी? निजाम उल मुल्क जो कि जीते थे। सो ये जीते थे, ये तो जीते थे, निजाम उल मुल्क जीते थे। और दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? मुबारिज खान के बीच में। तो इसमें निजाम उल मुल्क जो है जीते थे। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। यस, अगला बताइए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जुडिशियल पावर को, जुडिशियल रिव्यू पावर को एंजॉय करता है। क्या मतलब होता है इस जुडिशियल रिव्यू का? मतलब जुडिशियल रिव्यू जो होता है यूएसए से हमने लिया है। देखिए, एक जुडिशियल रिव्यू वर्ड होता है, एक होता है जुडिशियल, एक होता है वर्ड रिवाइजरी यूरिसडिक्शन। ये दो वर्ड होते हैं, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं रिवाइजरी यूरिसडिक्शन, उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, उसको वो रिवाइज कर रहे हैं, मतलब उसको चेंज कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिवाइजरी, दैट इज इन द आर्टिकल 137। और जुडिशियल रिव्यू जो होता है आर्टिकल 13 में होता है, जिसमें हम पता करते हैं कि जो आपने कानून बनाया हुआ था, चाहे 47 में बना हो चाहे अभी बनाया हो, वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग बनाया गया है, वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, वो बात करता है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। क्लियर? ये हमें बताता है वेदर ही डिक्लेयर द लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड ऑर्डर इश्यूड बाय द एग्जीक्यूटिव as unconstitutional if they contravene any provision of the constitution. Clear? That means कि वो constitutional है या unconstitutional है, संवैधानिक है या असंवैधानिक तरीके से बनाए गए हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों में गड़बड़ मत कर जाना। रिवाइजरी होता है जो डिसीजन दे दिया उसको रिवाइज करना, और एक होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि जब हम उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बात करते हैं, ये ध्यान रखना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन। सो गाइस, ये थे क्वेश्चन हमारे लेक्चर में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे, यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई एग्जाम है, पेपर है, डाउट्स है, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। जिस तरीके से आज हमने क्वेश्चन पढ़े हैं डिफरेंट एग्जाम मतलब सब्जेक्ट्स के, अगर आप मेरे से चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं और आप यूपीपीसीएस स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हैं और यूपी जीके भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं 10,000 एमसीक्यू कोर्स। इसमें यूपी जीके भी है, बिहार जीके भी है और एमपी जीके के वीडियोस देखने को मिलेंगे। और प्लस आपके कोई भी एग्जाम है, एसएससी है, रेलवे है, डिफेंस का एग्जाम है, सीडीएस सीपीएफ का एग्जाम है, वह जो आपका पंजाब के एग्जाम है, वेस्ट बंगाल का, एमपीपीसीएस का, जो भी एग्जाम है उसके स्पेशल फोल्डर्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। क्लियर? और यहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। आज मॉक टेस्ट मेरा 20 नंबर अपलोड हुआ है, तो उसको भी आप देखें, अटेम्प्ट करें। और VIP 50 इसमें कोड लगा के आप अपना डिस्काउंट ले सकते हैं और प्रेपरेशन बढ़ा सकते हैं। जीएस कोर्स की बात करता हूं तो ये हमारा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी हैं। अब आप इन कोर्सेज को कहां से लेंगे? स्टडी IQ ऐप पे या हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे ही आप इस चीज को ओपन करते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज वी ऑल का बटन। इस बटन को जैसे आप दबाएंगे जीएस कोर्स भी दिखेगा और 10,000 एमसी कोर्स भी आपको नजर आ जाएगा। जो भी कोर्स अच्छा लगे आप परचेज करें। क्लियर हो गया? सो थैंक यू सो मच गाइज। और मैं आपको बता दूं कि आप इसमें परचेज कहां से कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं यहां पे आप परचेज कहां से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने जो है वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे studiiq.com खोलना है। सो यहाँ पे पूछेगा व्हाट डू यू वांट टू लर्न, तो आपने डाल देना है 10,000 MCQ कोर्स। जैसे आपने 10,000 MCQ कोर्स डालेगा ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बाय नाउ का बटन आएगा, यहाँ पे VIP 50 डालना, तो ऑलरेडी आपको डिस्काउंट मिलके 1250 रुपए का ही हो जाएगा कोर्स। और ये 596 वीडियोस ऑलरेडी हैं। आज भी मैंने 4-5 वीडियोस अपलोड कर दिए, उसको आप देख लेना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये चीजें हैं आपके, ये मिल जाएंगी ये वीडियोस वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आपकी पूरी लिस्ट है। देखिए लाइव सेशन वगैरह हैं इसके अंतर्गत, और यहाँ पे पॉलिटी, हिस्ट्री,
ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, फिजिक्स, न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री, बायो, ये सब चीजें डिस्कस करी हैं हमने। और यहाँ पे आपको ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिस टाइम आप परचेज करेंगे ये, ठीक है। तो ये चीजें मिल जाएंगी आपको, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, उत्तर प्रदेश जीके, यूपी पीसीएस के ये सेट मिल जाएंगे आपको। तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश जीके, एमपीपीसीएस के क्वेश्चन, बिहार जीके, वेस्ट बंगाल, स्टैटिक जीके, एसएससी रेलवे, सीडीएस, सीपीएफ, पंजाब एग्जाम, नायब तहसीलदार और पंजाब कोऑपरेटिव एग्जाम की जो मैंने वीडियोस डालनी स्टार्ट कर दी हैं यहाँ पे, ठीक है, वो भी आप देख लीजिए। उड़ीसा एएसओ, आईसीएआर के लिए सब इंस्पेक्टर 2021 के क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। और प्लस यहाँ पे मॉक टेस्ट हैं और रिवीजन के लिए मॉक एमसीक्यूज भी मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। और इसमें अगेन आप कोई भी चीज आप देख सकते हैं, जहां पे सिल्वर वाला ले लो, गोल्ड वाला ले लो, प्लैटिनम वाला, वैलिडिटी का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस इसमें नहीं मिलेगा आपको। तो बाकी जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे आप परचेज कर ले। क्लियर हो गया आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़े, अच्छे से तैयारी करें और मिलते हैं कल सुबह के लेक्चर में 9 बजे। गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।